अपना पहला चैप्टर है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता, उसको हम देखेंगे। तो पहली चीज तो मैं आपको ये मानकर चल रहा हूं कि आप 0 लेवल से, आपको ज्योग्राफी का मतलब भी नहीं पता है। मैं ज्योग्राफी 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे पहली चीज तो ज्योग्राफी क्या होती है, क्या है ज्योग्राफी, डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो देखते हैं ज्योग्राफी। पहली चीज तो ये नाम इसको ज्योग्राफी किसने दिया और इसका मतलब क्या होता है। तो अपने एक वैज्ञानिक मिलते हैं हमें, एरेटोस्थेनीज। एरेटोस्थेनीज तो यहाँ पे लिख भी रहा हूं। ये वैज्ञानिक का नाम है, ये ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक कहलाते हैं। इन्होंने ज्योग्राफी नाम दिया जिसका मतलब होता है जियो प्लस ग्राफी। इन दोनों को भी हम देख लेते हैं। तो इनको दो भागों में बांटते हैं हम, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब क्या होता है। जो ये ग्रीक भाषा के शब्द है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना अथा अथवा अध्ययन करना। अथवा अध्ययन करना। तो क्या बताया गया है, पहली चीज ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, मानव व प्रकृति के बीच, मानव व प्रकृति के बीच संबंधों का संश्लेषित वर्णन क्या कहलाता, मानव भूगोल कहलाता है वैसे। लेकिन जिसमें हम प्रकृति के बारे में व मानव के बारे में जानेंगे वही कहलाएगा अपना क्या, मानव भूगोल। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम देखते हैं। पहली चीज ज्योग्राफी को दो भागों में बांट रखा है। पढ़ने के लिए पहले तो हमें ये पता होना है ज्योग्राफी को कैसे पढ़े। तो ज्योग्राफी को मूलतः दो भागों में बांटा गया है या दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र हमें मिलता है प्राकृतिक भूगोल, जिसे हम भौतिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा क्षेत्र मिलता है हमें मानव भूगोल, ठीक है। अब प्राकृतिक भूगोल या फिर भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम देखने जा रहे हैं। तो प्राकृतिक भूगोल तो आप कक्षा 5th से लेके 9-10 तक पढ़ते आए हुए हैं सामाजिक में, एसएसटी में, जिसमें आपको ज्योग्राफी मिलती है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा नदी पठार, मैदान, पहाड़, पर्वत, पठार इत्यादि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी जी। जिस वो चीजें जिन्हें हमें क्या प्रकृति ने दिया है, मानव ने अपना कोई योगदान नहीं दिया है, वो कहलाएगी कौन सी चीजें, भौतिक भूगोल में आने वाली चीजें। और जिन चीजों का निर्माण मानव ने प्रकृति से प्राप्त करके किया हो या खुद निर्माण किया गया, वो चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, मानव भूगोल में। कैसे पढ़ेंगे, तो अपने जो 12th वाली फर्स्ट बुक है मानव के मूल सिद्धांत, तो मानव के मूलभूत सिद्धांत या मूल सिद्धांत में अंतर्गत हम आते हैं मानव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव के बारे में। तो मानव को पढ़ने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए, यानी अलग अलग शोधकर्ता है, और उन्होंने अपना बढ़िया सा अपने अपने अलग अलग विचारधाराएं प्रदान की। अब वैज्ञानिक तो बहुत सारे हैं, तो सबको तो यहाँ नहीं पढ़ सकते, तो हम इम्पोर्टेंट जो आपके बुक में दे रखे हैं वैसे अपने को 3 विचारधाराएं और 3 वैज्ञानिकों के नाम बता रखे हैं। तो वो कौन कौन से, उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा या वार्तालाप करेंगे। तो पहली चीज तो अपने को तीनों विचारधाराएं कौन कौन से, उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। उसके पहले मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट बात है वो बता देता हूँ। तो आप याद रखना, ज्योग्राफी के जनक यानी भूगोल के जनक किसे कहा जाता, एरेटोस्थेनीज को। वही आधुनिक भूगोल के जनक के नाम से अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी वर्तमान भूगोल के जनक के नाम, जिसे हम आधुनिक भूगोल के जनक के नाम से भी जानते हैं, वह कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। याद रखना कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल, आधुनिक भूगोल के जनक। तो हम बात करने जा रहे हैं
तीनों विचारधाराओं की, तो तीनों विचारधाराएं में किस प्रकार मिलते हैं वो भी हम देखते हैं। हमें पहली विचारधाराएं मिलती है कौन सी, जिसे हम बोलते हैं नियतिवाद व निश्चयवाद। दो नाम है इसके, एक तो नियतिवाद भी पूछ लिया जाए या निश्चयवाद पूछ लिया जाए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दूसरी मिलती है हमें कौन सी, संभववाद। अब संभववाद विचारधारा ये दूसरे नंबर की विचारधारा विचार, वही हमें तीसरे नंबर की विचारधारा यहाँ पर मिलती है कौन सी, अगर आपने पढ़ा होगा 12th में तो याद आ जाएगा, वरना आपने को यहाँ पे मिलती है वही नव निश्चयवाद विचार। अब नव निश्चयवाद विचारधारा में क्या कहा गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखें। पहली चीज तो हमने, पहली विचारधारा में कौन सी मिलती है याद रखना, नियति या फिर जिसे हम बोलते हैं निश्चयवाद विचारधारा के नाम। इस विचारधारा में क्या कहा गया है, अगर ये तीनों विचारधाराएं आपके समझ में आ जाती है तो 12th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपका आधे से ज्यादा यानी कहने का मतलब 70% कंप्लीट यहाँ पे हो जाता। तो हम देखते हैं पहली चीज, तो अपना फोकस आज रहेगा इस चैप्टर में, ओनली तीनों विचारधाराएं आपको बताएंगे इन तीनों विचारधाराओं में क्या है। तो पहली विचारधारा में मिलती है निश्चयवाद, इसमें कहा गया है किसके बारे में, तो पहली चीज तो इस विचारधारा की जनक आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो याद रखना निश्चयवाद विचारधारा के जनक कौन है, तो यहाँ पे मैं जनक लिख देता हूँ। फर्स्ट विचारधारा के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल, जिसे हम आधुनिक भूगोल के जनक भी कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस विचारधारा के बारे में हम जानते हैं, जनक का नाम फ्रेडरिक रेडजेल आ गया। क्या बताया गया है इस विचारधारा के अंतर्गत, बताया गया है कि मानव क्या है, दास। क्यों, क्योंकि मानव इस विचारधारा के अंतर्गत मानव प्रकृति के नियमों को नहीं समझता था। पहली तो परिभाषा सुनिए आप, परिभाषा किस प्रकार है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो परिभाषा देखते हैं, ये विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक या प्रथम विचारधारा है। इस विचारधारा के अंतर्गत मानव प्रकृति के नियमों को नहीं समझता था, वह प्रकृति के नियमों से अनजान था। प्रकृति मानव से जैसा कराती थी, मानव प्रकृति के साथ वैसा करता, अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से जीता, अपना कोई योगदान नहीं था। तो इस विचारधारा में मानव प्रकृति के नियमों को नहीं समझा। इस विचारधारा को मानव ने प्रारंभिक विचारधारा बताया, यानी वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक विचार। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराएं कौन कौन सी है या कौन सी है, उसके नाम या उसके जनक का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे, नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा। इसके जनक का नाम है फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। वही हम बात करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, मानव को सर्वोपरि बताया गया है, प्रकृति को सर्वोपरि बताया गया है। इसमें प्रकृति को सर्वोपरि बताया गया है। क्यों, क्योंकि मानव को प्रकृति के नियमों की समझ नहीं है। प्रकृति के नियमों की समझ कहने का मतलब, मानव ये नहीं जानता है कि उसको क्या करना है। जैसे उसको भूख लगेगी तो वो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है, जैसे वो 3 प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकता है। कैसे करेगा, या तो पेड़ पौधों की पत्तियां फल फ्रूट खाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, फल फ्रूट आ गए, पत्तियां आ गई, या फिर जानवरों का मांस खाएगा। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। वही दूसरी विचारधारा मिलती है। तो इस विचारधारा में क्या है, मानव प्रकृति के नियमों को समझने लग गया, ठीक है। तो पहली चीज तो नियतिवाद यानी ये खत्म हो चुकी है। सेकंड विचारधारा में मिलती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा के जनक कौन, तो यहाँ पे मैं आपको जनक का नाम बता देता हूँ। संभववाद विचारधारा के जनक हमें मिलते हैं पॉल विडाल्डी डी बलास। बलास
पॉल विडाल डिला ब्लास। इनका क्या करना है, तो याद रखना आपको जनक के नाम तो कंफर्म याद रखना है। अगर ये तीनों विचारधारा में आपको जनक का नाम याद नहीं किया तो ये मान लो कि आपको बहुत कुछ याद नहीं, क्योंकि जनक का नाम अगर आप एग्जाम में पूछ ले जाता है तो अगर आप जनक का नाम बताते हो परिभाषा में भी तो ये मान लो कि आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो 1 नंबर का तभी बनता है, वरना आधे नंबर का रह जाता है। ठीक है, पॉल विडाल डिला ब्लास ये मिलते हैं। तो संभववाद विचारधारा में क्या कहा है इन्होंने कहा है कि ना फर्स्ट में हमने किसको बड़ा बताया, प्रकृति को, लेकिन इस विचारधारा के अंतर्गत संभववाद विचारधारा के अंतर्गत मानव को प्रकृति के नियमों की समझ हो गई है। मानव प्रकृति के नियमों को समझने लग गया था। वो ये जान चुका है कि मैं पेड़ पौधों से लकड़ी काट के मकान बना सकता हूँ, वह उनसे बेंच तैयार कर सकता हूँ, वह उनसे मैं टेबल बना सकता हूँ, कुर्सी बना सकता हूँ, जो वर्तमान में चीजें बन रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मानव नहीं बना पा रहा है, बना पा रहा है। प्रकृति के नियमों की समझ हो चुकी है पूर्णतः। प्रकृति के नियमों की वो अलग अलग अपने मूलभूत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना यूज में लेने लग गया। वही हम बात कर रहे हैं। तो जब मानव संभववाद विचारधारा में नियमों को समझने लग गया तो इसमें कौन बड़ा रहेगा, इस विचारधारा में रहेगा मानव बड़ा। क्यों, क्योंकि मानव को प्रकृति के नियमों की समझ हो गई। तो इसकी परिभाषाएं क्या मिलती है, इस विचारधारा के अंतर्गत मानव प्रकृति के नियमों को समझने लग गया था। वह मानव प्रकृति के नियमों को जब समझने लग गया तो मानव बड़ा है और प्रकृति छोटी। तो इस विचारधारा के अंतर्गत मानव सर्वोपरि है और प्रकृति दास है। अब फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में प्रकृति बड़ी और मानव दास है, वैसे ही याद है। तो ये ठीक है। जनक का नाम याद रखना, पॉल विडाल डिला ब्लास। वही तीसरी विचारधारा में मिलते हैं नवनिश्चयवाद विचारधारा। क्या मिलती है, नवनिश्चयवाद विचार। इस विचारधारा के अंतर्गत कौन आता है, पहली चीज तो जनक का नाम याद रखना। तीसरी विचारधारा, इसमें हमें जनक का नाम मिलता है क्या, ग्रिफिथ टेलर। जनक का नाम याद रखना, ग्रिफिथ टेलर। कौन है भाई ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने नवनिश्चयवाद विचारधारा प्रदान की, हमें बताया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दोनों को ही मानने से इनकार कर दिया कि ना तो मानव बड़ा है ना प्रकृति बड़ी। भाई कौन है फिर बड़ा, जब ये तो हो ही नहीं सकता, भाई कोई ना कोई तो बड़ा होगा। नहीं, इनका कहना है कि ना तो प्रकृति बड़ी है और ना ही मानव बड़ा है। मानव को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति को उतना ही नुकसान या फिर उतना ही प्रभाव डालना चाहिए जिससे प्रकृति को ना कोई नुकसान ना हो। अगर प्रकृति को जब कोई नुकसान होता है तो मानव को भी नुकसान होगा। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो प्रकृति भी आप पे क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। जैसे आज हम देखते जा रहे हैं कि कितने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, तो उसका प्रकोप किसको झेलना पड़ रहा है, मानव को तो झेलना पड़ रहा है। हम ही तो झेल रहे हैं, कौन झेलेगा। जैसे भी आप देखते हो इतनी गर्मी क्यों है पड़ रही, पहले एसी कूलर थे, फ्रिज थे, ठंडा पानी पीते थे, एसी चलते थे, पंखे चल रहे थे। पहले तो कुछ भी नहीं था ना, पहले तो पेड़ पौधों की छांव में जीवन व्यापन था। लेकिन आज इतनी सुविधाओं के बावजूद भी व्यक्ति क्या है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और प्रकृति उसका उसका वापस लौटा रही है, बदला ले रही है उससे। कैसे ले, वो देखेंगे आप, ले रही है तो कितने, अभी आप देखते हो 46-50 डिग्री तापमान हो रहा है, उस टाइम के नहीं होता होगा क्या, क्यों, उस टाइम के प्रकृति के ठीक थी। लेकिन आप व्यक्ति ने क्या किया, अपने प्रलोभ या लोभ के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। जब आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हो तो ये होता है। तो इस विचारधारा, तीसरी विचारधारा में क्या बताया गया है, इस विचारधारा के अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर ने बताया है कि ना तो प्रकृति बड़ी है ना मानव बड़ा है। ठीक है, इस विचारधारा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है, रुको और जाओ विचारधारा के नाम से। ठीक है, क्यों कहा गया इसे रुको और जाओ विचारधारा,
ग्रिफिथ टेलर ने इससे रुको और जाओ विचारधारा इसलिए कहा है क्योंकि पहले तो आओ, पर्यावरण को देखो, मूलभूत आवश्यकताओं को देखो और सोचो और समझो कि अगर मैं ये काम करूंगा, मैं प्रकृति पे ये प्रभाव डालूंगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। रुको, समझो, फिर उसके बाद में आप जो भी कदम उठाना चाहे उठा सकते हैं। तो ये सब चीजें समझने के लिए इसे रुको जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों विचारधाराएं हो गई, जनक का नाम हो गया, ठीक है। तो अपने तीनों विचारधाराओं के अलावा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं एक दो क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे नियतिवाद व निश्चयवाद विचारधारा किसे कहते हैं, व नवनिश्चयवाद विचारधारा किसे कहते हैं, या संभववाद विचारधारा किसे कहते हैं। तीनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा और किस प्रकार से बन सकते हैं वो भी हम देखते हैं। पूछ लिया जाएगा नियतिवाद निश्चयवाद विचारधारा के जनक कौन कौन से या कौन है, किसने ये विचारधारा प्रदान की है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जनक का नाम पूछ लिया, या पूछ लिया जाए किस विचारधारा के अनुसार मानव सर्वोपरि तो प्रकृति दास है, और किस विचारधारा में प्रकृति सर्वोपरि और मानव दास। इसके अलावा भी बहुत से प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन जब अगर आपने ये चीजें पढ़ ली तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसका आंसर या जवाब दो बिल्कुल दे सकते हो और दोगे आप, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन निकलता है प्रकृति का मानवीकरण व मानव का प्राकृतिकरण क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ तक की बात करते हैं, ठीक है। जब आपको तीनों विचारधाराएं प्रदान हो जाती है, पता लग जाता है, तो आपका 70% फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो हमें बताइए, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने तो बहुत सी बार गए, पढ़ाते भी है, लेकिन ऑनलाइन पहली बार कर रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही होंगी आपको, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप हमें गाइड कीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है आप बताएंगे, हम कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।